वह बुढ़िया लोगों के घरों में काम करके उस कमाई से अपनी लड़कियों का पालन कर रही थी। धीरे धीरे उसकी दोनों लड़कियां अब जवान हो गई थी। एक दिन छोटी लड़की ने अपनी बहन से कहा, दीदी, दूसरों के यहाँ मजदूरी करके हम लोगों को पालने में हमारी माँ को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। अब हम दोनों बहनें बड़ी हो गई हैं। अब हमें अपनी माँ को सहारा देना चाहिए। मैं तो उनकी मदद करना चाहती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, जब हमारी माँ काम पर चली जाएगी तब मैं फूलों का पेड़ बन जाया करूंगी और तुम वे फूल चुनकर बाजार में बेचकर पैसे कमा लेना। छोटी बहन की बात सुनकर बड़ी बहन को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, अच्छा, भला तू कैसे फूल वाला पेड़ बनेगी? तब छोटी बहन बोली, वह सब मैं तुम्हें बाद में कहूंगी। तुम सबसे पहले घर को झाड़ पोंछ कर साफ करो, फिर नहा लो। उसके बाद कुएं से 2 घड़े पानी भरकर लाओ। मगर धिसार कुएं से 2 घड़ा पानी भरकर ले आई। उनके घर के आगे एक बड़ा सा पेड़ था। उसके नीचे की जगह बड़ी बेटी ने झाड़ू लगाकर साफ कर दी। तब छोटी बहन ने कहा, दीदी, अब मैं इस पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करूंगी और तुम ऐसा करना कि 1 घड़े का पानी मेरे शरीर पर उड़ेल देना। तब मैं एक पुष्पित वृक्ष में परिवर्तित हो जाऊंगी। फिर तुम जितने चाहो उतने फूल तोड़ लेना, मगर इतना याद रखना कि पेड़ की कोई भी डाली और उसके पत्तों को बिल्कुल मत तोड़ना। और फूल चुन लेने के बाद मेरे ऊपर दूसरे घड़े का पानी डाल देना। तब मैं फिर से लड़की बन जाऊंगी। अब छोटी बहन पेड़ के नीचे ध्यान करने बैठ गई और उसकी बड़ी बहन ने उसके ऊपर एक घड़े का पानी डाल दिया। देखते ही देखते वह फूलों से भरा एक पेड़ बन गई। बड़ी बहन ने जरा भी चोट पहुंचाए बिना उस पेड़ से बहुत सारे फूल तोड़े। 2 टोकरियां फूलों से भर गई। फिर उसने उस पेड़ पर दूसरे घड़े का पानी उड़ेल दिया। वह फूल वाला पेड़ अब फिर से लड़की बन गया। उस पेड़ की जगह पर अब उसकी छोटी बहन खड़ी थी। उसने अपने बाल झाड़कर पानी की बूंदों को गिरा दिया। वे दोनों फूलों की टोकरियां उठाकर घट लौटीं। फूलों की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। दोनों बहनों ने मिलकर उन फूलों से मालाएं बनाईं। बड़ी लड़की ने अपनी बहन से पूछा कि इन फूलों को अब किसके पास जाकर बेचे। छोटी बहन बहुत चतुर थी। उसने अपनी बहन की इस चिंता को भी दूर कर दिया। उसने अपनी बहन को सलाह दी कि इन फूलों को ले जाकर राजमहल में बेचा जा सकता है। दोनों बहनें इस बात से सहमत थी, इसलिए वे फूलों की माला राजमहल के आगे ले जाकर आवाज देने लगी। इन दोनों लड़कियों की आवाज राजकुमारी के कमरे को पार कर गई। तो उसने अपनी माँ को बुलाकर कहा, माँ, कोई लड़कियां फूल बेच रही है। उन फूलों की खुशबू यहाँ तक पहुँच रही है। मुझे कुछ फूल खरीद कर दे दो। रानी ने अपनी बेटी की बात मानकर नौकरानी से कहकर उन दोनों लड़कियों को बुलवाया और उन्होंने खूब पैसा देकर इन लड़कियों से सारी फूलमालाएं खरीद ली। शाम को बुढ़िया घर लौटी तो छोटी लड़की ने बड़ी से कहा, दीदी, इन पैसों को कहीं छिपा कर रख दो। अभी माँ से कुछ मत कहना। इस तरह वे रोज फूल निकालती और महल में बेच आती। इससे उनके पास काफी पैसे जमा हो गए। एक दिन बड़ी बहन ने छोटी से पूछा, अब तो हमारे पास काफी पैसे जमा हो गए हैं, क्या अब हमें माँ को सारी बात बता देनी चाहिए? छोटी ने कहा, नहीं दीदी, अभी नहीं। अगर माँ को गुस्सा आ गया तो हम कहाँ जाएंगी?
गुस्से में वह हमारी पिटाई भी कर सकती हैं। इस तरह पैसे जमा होते गए और दोनों लड़कियों का लालच भी बढ़ता गया। एक दिन राजकुमार ने इन फूलों को देखा। उसने इससे पहले कभी इन फूलों को नहीं देखा था। उन फूलों की खुशबू भी बहुत आकर्षक थी। उसने सोचा कि इतने सुंदर फूल आते कहां से हैं? इन्हें महल में कौन लेकर आता है? और ये फूल किस पेड़ से निकलते हैं? कई दिनों तक राजकुमार महल में आने जाने वाले नौकरों पर नजर रखता रहा और फिर एक दिन उसने इन लड़कियों को फूल लाते हुए देखा। वह चुपचाप उनका पीछा करता हुआ उनके घर तक गया, मगर इन फूलों का पौधा या पेड़ उसे कहीं भी दिखाई ना दिया। तब उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। बहुत सोचने पर भी उसे कोई समाधान नहीं मिल सका। अगले दिन तड़के ही वह बुढ़िया के घर तक जाकर उसके घर के आगे जो एक पेड़ था उसके पीछे छिपकर बैठ गया। उस दिन भी उन दोनों लड़कियों ने पेड़ तले की जमीन को झाड़ू लगाकर साफ कर दिया था। फिर पहले जैसे ही छोटी लड़की फूलों का पेड़ बन गई और बड़ी वाली ने फूल चुने। फिर वह पेड़ लड़की में बदल गया। राजकुमार ने यह सब अपनी आंखों से देखा था। इसके बाद राजकुमार सीधे अपने महल को लौट आया और अपने बिस्तर पर पड़ गया। राजा रानी को जब यह पता चला तो उन्होंने आकर उसकी सेहत के बारे में पूछताछ की। मंत्री का बेटा राजकुमार का मित्र था। उसने भी आकर पूछा। राजकुमार ने अपने माता पिता को तो यह बात नहीं बताई, पर अपने मित्र के आगे नहीं छिपा सका। उसने अपने मित्र के सामने उस सारी घटना का विस्तार से वर्णन किया। मंत्री कुमार ने राजा के पास जाकर सारी बात बता दी। राजा ने मंत्री कुमार को उस बुढ़िया को बुलाने भेजा। बुढ़िया को तो आगे पीछे कुछ भी मालूम नहीं था। उसने अपने बेटे के लिए बुढ़िया की लड़की को मांगा और कहा, माई, तुम्हारी 2 बेटियां हैं। उनमें से तुम्हारी छोटी बेटी हमारे राजकुमार को अत्यधिक पसंद है, इसलिए हम तुम्हारी छोटी बेटी के साथ राजकुमार की शादी रचाना चाहते हैं। बेचारी बुढ़िया अब और ज्यादा घबरा गई। उसने सोचा कि राजा को मेरी बेटियों के बारे में कैसे पता चला। बहुत मुश्किल से कांपती आवाज में उसने जवाब दिया, जी महाराज, मैं गरीबन अपनी बेटी को आपके घर देने में भला कैसे इनकार कर सकती हूँ। बुढ़िया का जवाब सुनकर राजा ने तुरंत ही एक चांदी की थाली में पान पत्ता और नारियल देकर उसका सम्मान किया और उसकी बेटी से राजकुमार की शादी तय कर दी। इसके बाद जैसे ही बुढ़िया घर लौटी, उसने अपने हाथ में एक मोटी सी छड़ी उठाई। पहले तो अपनी बेटियों को खूब मारा, फिर डांट कर पूछा, कमक्कलो, बताओ तुम दोनों कहाँ गई थी? राजा ने तुम लोगों के बारे में पूछा है। बताओ, मेरे पीठ पीछे तुम दोनों रोज कहाँ जाती हो? दोनों लड़कियों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। घबराई हुई लड़कियों ने अपनी माँ के सामने सारा राज खोल दिया। उन दोनों ने सोचा कि उनकी माँ चकित हो जाएगी। यह सोचकर उन्होंने सारी जमा पूंजी अपनी माँ के सामने रख दी। मगर बुढ़िया का गुस्सा फिर भी शांत ना हुआ। उसे अपनी बेटियों की बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसका पारा चढ़ता ही गया। हारकर अपनी माँ को विश्वास दिलाने के लिए छोटी लड़की ने उसे भी फूलों वाला पेड़ बनकर दिखाया। तब जाकर वे तीनों माँ बेटियां आराम से सो पाईं। अगले दिन राजा के दूत दोबारा से बुढ़िया के पास राजा का संदेशा लेकर आए। बुढ़िया की सहमति से शादी की सभी तैयारियां हुईं। शुभ मुहूर्त में शादी का मंडप सज गया। पेड़ बनने वाली लड़की से राजकुमार की शादी हुई, मगर राजकुमार 2 दिनों तक अपनी पत्नी से नहीं बोला।
बस वह एकांत में अकेला बैठा रहा। वह चाहता था कि उसकी पत्नी पहले बातचीत शुरू करे और लड़की चाहती थी कि उसका राजकुमार पहले बातचीत शुरू करे। फिर तीसरे दिन रात को लड़की को चिंता हुई कि अपना राजकुमार बात ही नहीं कर रहा है। तब उसने इससे शादी क्यों की? आखिरकार उसने राजकुमार से पूछ ही लिया कि तुमने किस खुशी में मेरे साथ शादी की है। वह तो यही चाहता था कि पहले उसकी पत्नी अपना मुंह खोले। मौका मिलते ही जवाब में उसने कहा, तुम अगर मेरी बात मानकर काम करोगी तो ही मैं तुमसे बात करूंगा। लड़की ने हैरानी से पूछा, यह तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी? कहो, तुम क्या चाहते हो? मुझे तुम्हारे लिए क्या करना है? राजकुमार ने कहा कि मैं तुम्हें फूलों वाला पेड़ बनते हुए देखना चाहता हूँ। फिर जो फूल गिरेंगे मैं उन फूलों की चादर बनाकर सोऊंगा। उन फूलों की खुशबू मुझे बहुत पसंद है। लड़की ने कहा, ठीक है राजकुमार, मैं आपके लिए फूलों वाला पेड़ जरूर बनूंगी। आप 2 घड़ा पानी भरकर ले आओ। राजकुमार पानी ले आया। लड़की ने पानी को मंत्र पूरित किया और एक तरफ रख दिया। राजकुमार ने बात को गोपनीय बनाए रखने के लिए खिड़कियां और दरवाजे आदि सब बंद कर दिए। लड़की ने पेड़ बनने से पहले राजकुमार को सचेत किया कि आप मन चाहे फूल चुन लेना, मगर एक बात याद रखना, किसी भी हालत में पेड़ की किसी भी डाली को कोई नुकसान मत पहुंचाना। फिर वह कमरे में ध्यान लगाकर बैठ गई। बाकी सारा क्रम उससे सीखकर राजकुमार ने ठीक समय पर पानी उड़ेला। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने बेटियों को दिया बड़ा तोहफा। अब बेटी पैदा होने पर मिलेंगे। फैल गई। राजकुमार ने खूब फूल चुन लिए और फिर से पेड़ के ऊपर घड़े का पानी उड़ेल दिया। तब फिर से लड़की बाल झाड़कर उठ बैठी। राजकुमार फूलों को फैलाकर उनका गद्दा बनाकर लेट गया। कुछ दिनों तक उन दोनों के बीच यही चलता रहा। रोज सुबह वह मुरझाए फूलों को खिड़की के बाहर फेंकता रहा। अब सूखे फूलों का इतना बड़ा ढेर बन गया कि वह एक छोटा पहाड़ सा दिखने लगा। एक दिन राजकुमार की छोटी बहन ने यह फूलों का ढेर देखा तो अपनी माँ से जाकर कहा, माँ, भैया भाभी अपने कमरे में कितने सारे फूल लगाकर सोते हैं और सुबह होते ही उन्हें खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, मगर देखो मुझे आज तक एक फूल भी नहीं दिया। बेटी की बात सुनकर रानी माँ ने कहा, चिंता मत कर बेटी, मैं उनसे कहकर तुम्हें भी थोड़े फूल दिलवा दूंगी। एक दिन की बात है, राजकुमार किसी काम से दूसरे नगर को गया हुआ था और उसकी बहन यानी छोटी राजकुमारी ने किसी तरह यह राज जान लिया था। उसने अपनी सहेलियों से कहा, हम सब पारिजात वृक्ष के पास जाकर खेलेंगी। मैं अपनी भाभी को भी साथ लेकर चलूंगी। वह फूलों वाला पेड़ बनती है। अगर तुम सब भी मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम सबको भी खुशबूदार फूल दूंगी। फिर उसने भाभी को अपने साथ ले जाने के लिए अपनी माँ की अनुमति मांगी। रानी ने बेटी को स्वीकृति दे तो दी, पर साथ ही यह भी कहा, बेटी, बहू को बाहर ले जाने से पहले एक बार अपने भैया की भी स्वीकृति लेकर जाओ। तब तक राजकुमार भी वहां आ गया। राजकुमारी ने अपने भैया से भी पूछ लिया और फिर वह अपनी भाभी को लेकर सभी सहेलियों के साथ पारिजात के पेड़ के पास गईं। वहां बड़े बड़े पेड़ों पर रस्सी बांधकर शाम होने तक झूला झूलती रहीं। फिर राजकुमारी ने अचानक से खेल बंद कर दिया और अपनी भाभी को पास बुलाकर कहा, भाभी,
सुना है कि तुम फूलों वाला पेड़ बनती हो। देखो ना, यहाँ मेरी सहेलियों में से किसी के भी बालों में फूल नहीं है। भाभी, तुम एक बार हमारे लिए फूलों वाला पेड़ बनकर दिखाओ ना। राजकुमारी के बार बार कहने पर वह लड़की पेड़ बनने के लिए तैयार हो गई। उसने 2 घड़ों में पानी मंगवाया और मंत्र जाप किया। लड़कियों को सावधान करते हुए उसने उन्हें पानी डालने का सारा क्रम बताया। फिर उन्हें नहाने के लिए भी कहा, मगर लड़कियों ने उसके मार्गदर्शन की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया। वह जब ध्यान करती हुई बैठ गई तो लड़कियों ने मनचाहे तरीके से उस पर पानी उड़ेला। इसका यह नतीजा निकला कि वह अधूरा पेड़ ही बन सकी। तब तक शाम पूरी तरह से ढल चुकी थी। बारिश का मौसम था। बिजली कड़कने के साथ बारिश भी शुरू हो गई। फूल चुनते हुए भी उन लड़कियों ने सावधानी नहीं बरती। उन्होंने जल्दबाजी में पेड़ के पत्ते भी तोड़ दिए और फूलों के साथ साथ 2-4 डंडियां भी तोड़ डाली। घर जाने की जल्दबाजी में उन्होंने घड़े का पानी भी उसके ऊपर उल्टा सीधा उड़ेला और अपने अपने घर की तरफ भाग खड़ी हुई। से इंसान तो बनी, मगर उसके इंसान का वह आकार नहीं था। अब उसके हाथ पांव नहीं थे, बदन पर घाव थे। बारिश के बहते पानी में किसी तरह मोरी में उसका शरीर सरक कर गिर पड़ा। पानी बह रहा था। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। एक मोड़ पर एक चौड़े से पत्थर से टकराकर उसका बहना रुक गया और वह बच गई, परंतु उसका घर तो दूर ही रह गया था। अगले दिन सुबह सुबह उधर से कपास की 7-8 गाड़ियां गुजर रही थी। गाड़ी वालों को मोरी में गिरे आधे से मनुष्य की आकृति से कुछ कराने की आवाज सुनाई पड़ी। पहली गाड़ी वाले ने दूसरी गाड़ी वाले से कहा, देखो भाई, जरा पता तो लगाओ, यह कैसी आवाज है। दूसरे गाड़ी वाले ने जवाब में कहा, अरे नहीं नहीं भैया, वह तो हवा की आवाज होगी, या कौन जाने, ऐसे खराब मौसम में कोई बैताल ही हो। इधर जब राजकुमार की पत्नी देर रात तक भी अपने घर नहीं लौटी तो वह परेशान होकर उसे ढूंढने निकल पड़ा। उसे इतना तो पता था कि उसकी बहन उसकी पत्नी को पारिजात वृक्ष के पास लेकर गई थी, इसलिए वह सबसे पहले वहीं पर पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि जो फूलों का पेड़ उसकी पत्नी बनती थी, उसी पेड़ के कुछ फूल, पत्तियां और डालियां वहां पर टूटे पड़े हैं। अब राजकुमार को समझने में देर नहीं लगी और वह पागलों की तरह आस-पास के गांवों में उसे ढूंढने लगा। बहुत ढूंढने के बाद एक गांव के बाहर पानी के नाले के पास पड़ी दर्द से करहाती हुई उसकी पत्नी उसको मिल गई। उसने अपने पति को अपने साथ बीती हुई सारी घटना बताई और अपने पहले जैसे शरीर को पाने का सारा क्रम भी बताया। राजकुमार ने जल्दी से उसे गोद में उठाया और उसी पारिजात वृक्ष के पास ले गया, जहां उसकी पत्नी फिर से ध्यानस्थ होकर बैठ गई और एक घड़े का पानी उस पर डालने से वह फिर से पेड़ बन गई। उस पेड़ की जितनी शाखाएं टूट चुकी थी, जितने भी पत्ते कटे फटे थे, राजकुमार ने बड़ी सावधानी से उन सबको वापस से संजोया। फिर उसने धीरे से दूसरे घड़े का पानी उस पर उड़ेला। तब उसकी पत्नी फिर से पहले जैसी ही सुंदर युवती बन गई। वह उठ खड़ी हुई और अपने बालों पर गिरे पानी को झाड़ा, फिर पति के चरण स्पर्श किए। उसके बाद वह महल के अंदर गई। रानी माँ को जगाकर उन्हें प्रणाम किया। रानी अपने बेटे और बहू को पाकर खुश हो गई और आनंदाश्रुओं के साथ उसको गले लगाया। पति पत्नी दोनों का राजोपचार कर स्वागत किया। इन दोनों के साथ घटी घटना से कुपित होकर राजा ने अपनी छोटी बेटी को जलते चूने के गड्ढे में डालकर दंडित किया।
राजा के इस न्याय को जिसने भी देखा, उसने बस यही कहा कि अपराध का सही दंड यही है। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को